In this video, we will cover factors in organizational change. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेके आ रही है तो उसका बेसिकली दो रीजंस होते हैं. सबसे पहला होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो चेंज आ रहा है या फिर उसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमें अगर वो चेंजेस आ रहे हैं तो हमें वो अडेप्ट करने पड़ेंगे. दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल है और हम चला के चेंजेस लेके आ रहे हैं. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की डिटेल में. तो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ना जब वो इन्वायरमेंट में रहती है तो उसके इन्वायरमेंट के बाकी लोगों के लिए भी उसकी रिलेटेड गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उसको फुलफिल करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में रहती है, एक सोशल इन्वायरमेंट में रहती है. अगर वो सोसाइटी से कुछ लेती है तो उसका भी इन रिटर्न कुछ देना पड़ता है. सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो उसको रिटर्न्स दें. अगर हम बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट की, तो वो प्रेजेंट डे के अंदर बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. चेंजेस आते रहते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि फोर्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करे. ऐसे चेंजेस हमारे को रिजल्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस लाने में, जो कि है मेजर फंक्शंस हो गए उसके, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन है, या फिर नेचर है कॉम्पिटिशन का, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैथड्स हैं. अब हम डिटेल में बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंजेस के बारे में. सबसे पहला आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज. जब भी कोई चेंज आता है टेक्नोलॉजी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में, या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एक लीड ले लेती है, वो उससे आगे चल जाती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है और वो कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे को एक वीगन पोजीशन पे ला देती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, उसकी कॉस्ट कम हो गई, प्राइस वही सेम है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन का होगा और अपना कम. और कई बार होता है कि वो लोग ना कॉस्ट कम हो गई तो वो लोग अपना प्रॉफिट भी है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी कम कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट तो सेम ही मेंशन पे है. और हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि लोग फिर वहाँ चले जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा उनका कम पैसे लग रहे हैं तो वहाँ पे जाके सामान लेते हैं. इसलिए हमें कॉम्पिटिशन में रहने के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है. और जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है तो उसको अपना वर्क स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए. और ये रीज़न होता है कि हमें हमारे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, लोगों का बिहेवियर, ये सब चेंज करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को चेंज करने से. इसका मेन एग्जाम्पल था या फिर बेस्ट एग्जाम्पल था इसका वो था जब कंप्यूटर या फिर ऑटोमेशन आया था ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के अंदर. द सेकेंड वन इज़ चेंज इन मार्केटिंग कंडीशन. हमेशा हम देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा मार्केटिंग कंडीशंस देखते हैं और वो देखते हैं कि हमारे जो कंपनी है वो मार्केट को फेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. जब हम मार्केटिंग कंडीशन की बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सेम सामान बेच रही है, और दूसरे वो लोग जो वो सामान खरीद रहे हैं. कोई भी चेंज आता है इन फैक्टर्स के अंदर तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा चेंज लेके आता है. जैसे कि जब हमारी इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी तो बहुत सारी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आई थी हमारे मार्केट के अंदर, तो हमें पता चला था कि लोगों के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो पुरानी हो चुकी थी, या फिर जो नई चीज़ें आ रही थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, क्वालिटी इंप्रूव थी, उसमें पैसे कम थे, इसकी प्राइसेस कम थी, तो हमें भी हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ा था, प्राइसेस को कम करना पड़ा था. उसका रिजल्ट यही होता है कि हमें बहुत सारे केसेस में हमें हमारे बिजनेस को एक कोर कॉम्पिटेंस बनाने के लिए अपने आप को सिमिलर स्ट्रैटेजीज ढूंढनी पड़ती है और अप्लाई करनी पड़ती है. और सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बायर्स हैं उनकी नीड्स चेंज होती है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग या फिर इनकम डिस्पोजल चेंज होती है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं जिससे कि वो बायर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके. जैसे कि पहले कोल्ड ड्रिंक्स की नीड काफ़ी ज़्यादा थी इंडिया के अंदर, लोग काफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीते थे, लेकिन जैसे फिटनेस एक मार्केट में आया कि लोग फिटनेस फ्रीक हो गए तो अब उनको डाइट कोक चाहिए. अगर हमारे पास डाइट कोक है ही नहीं तो हम वो मीट कैसे करेंगे वो रिक्वायरमेंट. तो हमें प्रोडक्ट्स को बार बार चेंज करना पड़ता है लोगों के हिसाब से भी. द थर्ड वन इज सोशल चेंजेस. सोशल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी नीड्स, उनकी वे ऑफ वर्किंग के अंदर. सोशल चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं बहुत सारे फोर्सेस चलते हैं, जैसे कि हमारे लेवल ऑफ एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, फीलिंग ऑफ एटोनॉमी, या फिर कोई भी इंटरनेशनल इम्पैक्ट आया है या फिर कोई नई इंफॉर्मेशनल सोर्सेज आए हैं. अगर ये जो लोग हैं ये हमारी सोसाइटी में जो रहते हैं, इनकी जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इनका जो बिहेवियर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन लोगों के साथ में मैच करें तो हमें हमारी जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की उसमें एडजस्टमेंट लाने होते हैं जिससे कि हम इनको मैच कर सकें. द फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल एंड लीगल चेंज. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी ब्रॉडली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं कि कैसे काम होगा, क्या क्या मैथड यूज़ करना है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं. और अगर हमें थोड़े भी बहुत चेंजेस आते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लेवल पर अफेक्ट कर देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपके लेबर चार्जेस 1% भी इंक्रीज़ होगा तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर हमारे को बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं उस लॉस को, या फिर वो जो एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है उसको मीट करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख के हम हमारा बिजनेस सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारा लीगल बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि कोई जो सामने वाली गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी इंटरनल इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट की, या फिर कोई राइट हो जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और वो गवर्नमेंट आती है जो कि उसको बैन करती है, फिर उसको जो उसके हक में नहीं होती उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगा देती है, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव करना भी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं है जिनके चलते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है, कई बार इंटरनल फैक्टर्स के चलते भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है अपने आप को। तो हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रीज़न होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो अपने आप को इंटरनल फैक्टर्स से चेंज करती है। सबसे पहला, या तो उसका मैनेजर पर्सनल, मतलब कि उसका जो मैनेजर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किसी में चेंज आ रहा हो, या फिर जिसकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस है उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी, मतलब उसमें कोई कमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन मैनेजरल पर्सोनल की। एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा हमारे जो मैनेजरल पर्सोनल है वो भी चेंज हो जाते हैं। हमारे जो ओल्ड मैनेजर्स हैं वो नए मैनेजर्स के साथ में रिप्लेस होते हैं, शायद वो इसलिए होता है क्योंकि रिटायरमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या डिसमल, इनमें से किसी भी रीज़न के चलते वो हो सकते हैं। जो हर एक मैनेजर होता है उसके पास खुद का एक आइडिया होता है और तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। जो रिलेशनशिप होती है ज़्यादातर की इनफॉर्मल वाली, वो चेंज हो जाती है जैसे कोई एक मैनेजर पर्सोनल चेंज होता है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो लोगों के बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एटीट्यूड को भी चेंज करता है और इसके रिजल्ट के चलते ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके हिसाब से चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। द सेकेंड वन इज़ डिफिशियंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हमारे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स एंड प्रोसेसेस हैं उनके अंदर डिफिशियंसी आ गई। डिफिशियंसी मतलब खराबी, कमी, या फिर हमारे प्रॉब्लम जो चल रही है फिर वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं। ये डिफिशियंसी किस फॉर्म्स में आती है? ये आती है अनमैनेजेबल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो सुपीरियर है या फिर जो हेड है उसके नीचे या फिर उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ या फिर सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि एक आदमी कितने लोगों को अपने अंडर में मैनेज करते हुए चल रहा है। अगर वो अनमैनेजेबल है या फिर लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरल लेवल्स हैं, या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं है वेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है काम पे, या फिर हमारे जो डिसीजन लेते टाइम जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब हम जब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम कुछ दूसरी पॉलिसी देख रहे हैं, कभी ले रहे हैं तो कोई दूसरी पॉलिसीज़ देख रहे हैं, या फिर हमारे पास कॉपरेशन ही नहीं है लाइन और स्टाफ के अंदर। मतलब कि जो हमारा मैनेजर लेवल है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअली काम करते हैं और मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज़ जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है या फिर कॉपरेशन ही नहीं है तो इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते हमारे ऑर्गेनाइजेशन को खुद के प्रोसेस और या फिर अरेंजमेंट्स को चेंज करना पड़ता है और एक अच्छा बेटर सिस्टम बनाना पड़ता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मैनी एज यू कैन।